लास्ट टाइम कवर किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था। आज हम कवर करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन। आज हम लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आज हम लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और होपफुली इस लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। लाइट रिएक्शन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि कहने की वजह क्या होती है, कहने की वजह ये है क्योंकि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और ये लाइट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ व्हाट हैपन, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। उस मेम्ब्रेनस सिस्टम को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करें, थाइलाकॉइड को अगर हम देखें, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड के जो इंटरनल स्पेस है उसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड ल्यूमेन। अब इसके मेम्ब्रेन पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं जो कि हमारा लाइट रिएक्शन के कंपोनेंट्स, लाइट रिएक्शन को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब किस तरीके से, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, हमने ये देखते हैं। क्या क्या चीजें होती है कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन में। फोटो सिस्टम मौजूद होता है। फोटो सिस्टम का मतलब है ये वो सिस्टम है जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस पे कंसिस्ट करेगा। फोटो सिस्टम में यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होंगे। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है हमारे पास। फोटो सिस्टम 1 कहने की वजह क्या है, फोटो सिस्टम 2 कहने की वजह क्या है। फोटो सिस्टम 1 में जो हमारे पास पिगमेंट का मॉलिक्यूल, जो लाइट रिएक्शन, जो फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है उस पर क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है, तो हम उसको कह रहे हैं फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 2 क्यों कह रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 में लाइट जो रिएक्शन सेंटर है उसमें क्लोरोफिल ए का 2 मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए का डायमर होता है, तो हम उसको कह रहे हैं फोटो सिस्टम 2। उसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद है, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, क्या काम होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एनएडीपी रिडक्टेज और फिर साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होगी इस पूरे रिएक्शन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। वो कैरियर्स कौन कौन से हैं, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायनिन एंड पैराडॉक्सिन। हम इसको शॉर्टली पीक्यू लिखते हैं प्लास्टोक्विनोन, पीसी लिखते हैं प्लास्टोसायनिन एंड एफडी लिखते हैं पैराडॉक्सिन। पूरे लाइट रिएक्शन में होगा क्या, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, NADP है। NADP से NADPH2 बनेगा। किस रिएक्शन के जरिए से बनेगा, किस प्रोसेस के जरिए से बनेगा, जिसको हम कहते हैं ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ATP गेन करके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यानी ADP का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, एक और फॉस्फेट उसमें ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाता है ATP। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। यानी इंटायर रिएक्शन, इंटायर लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो 2 मेन प्रोडक्ट हैं वो NADPH2 है और ATP है। जब NADPH2 और ATP फॉर्म हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। हम उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट रिएक्शन। हम पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है। हमने अभी तक देखा कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के। अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन किस तरह से प्लांट के सेल में हो रहा होता है। सबसे पहले हमने देखा ये थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है, हमारी थाइलाकॉइड का ल्यूमेन, और ये स्ट्रोमा है, दैट इज द स्ट्रोमा, राइट। व्हाट विल हैपन, जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी, इससे पहले हम प्रोसेस को जाए, हम कॉम्प्लेक्सेस को थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम मौजूद होता है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2।
फोटो सिस्टम 1 को फोटो सिस्टम 1 क्यों कहते हैं ये भी बताया था, फोटो सिस्टम 2 क्यों कहते हैं ये भी बताया था। नाउ फोटो सिस्टम 1 में जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल है, जो रिएक्शन सेंटर पे पिगमेंट का मॉलिक्यूल होता है, हम उसको P700 भी कहते हैं। P700 कहते हैं। P700 कहने की वजह क्या है? P फॉर पिगमेंट, 700 इज द रेंज ऑफ लाइट, यानी इसका मतलब है यहाँ पर ये वो पिगमेंट होता है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास P680 का मॉलिक्यूल होता है। P680 का मॉलिक्यूल का मतलब है P फॉर पिगमेंट एंड 680 इज द लेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। नाउ फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल है वो P680 है और फोटो सिस्टम 1 पे जो मॉलिक्यूल है वो P700 है। जैसे ही लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है तो लाइट रिएक्शन का जो सबसे पहला रिएक्शन है वो PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। फोटो सिस्टम 2 से किस तरीके से स्टार्ट होता है हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी आएगी फोटो सिस्टम 2 पे फॉल करेगी। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि लाइट जो फोटोन होते हैं एक सेल से, एक पिगमेंट के मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे एंड देन वो रिएक्शन सेंटर यानी P680 तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही लाइट की एनर्जी P680 तक पहुंचेगी, P680 का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एलिवेट कर जाएगा। P680 का इलेक्ट्रॉन एलिवेट कर जाएगा। जैसे ही किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो P680 का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा P680 पॉजिटिव आयन में, राइट। इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल PQ यानी प्लास्टोक्विनोन उसे वहां से पिक कर लेगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? PS2 में जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी उसकी वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ व्हाट हैपन इन थाइलाकॉइड ल्यूमेन, एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लाइट एनर्जी को गेन करके वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है। वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके साथ क्या होता है अभी हम देखते हैं। जो प्रोटॉन है वो ल्यूमेन में जमा होता रहेगा। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ती रहेगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स आगे ट्रैवल करता जाएगा। किस तरह से ट्रैवल करता है हमने ये देखना है। देखिए ये फोटो सिस्टम 2 था, लाइट एनर्जी आई, इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब नीचे से देखिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को स्प्लिट कर रहा है। जैसे ही वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को स्प्लिट करेगा ऑक्सीजन चला गया, प्रोटॉन यहीं पर रहेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा P680 के पास। क्योंकि P680 का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसके निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो जगह बची है वो वाटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर उसे फिल कर देगा और ये P680 का जो मॉलिक्यूल है ये दोबारा से अपने एटॉमिक फॉर्म में, P680 का जो आयन है ये दोबारा से अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है अभी प्लास्टोक्विनोन के पास है, प्लास्टोक्विनोन उससे लेकर चला जाएगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड देन क्या होगा, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से वो प्लास्टोसाइनिन के पास। अच्छा अब इसको यहीं पर थोड़ी देर स्टॉप करते हैं। हम देखते हैं PS1 में क्या हो रहा है। PS1 में भी लाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट PS1 में भी आ रही है, PS2 में भी आ रही है। PS1 में जब लाइट एनर्जी आएगी सेम वही प्रोसेस होगा। इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट करेगा, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया तो P700 कन्वर्ट हो गया P700 पॉजिटिव आयन में। अब इसकी डेफिशिएंसी कौन फिल करेगा? PS2 में हमने देखा उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो वाटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन फिल करेगा? यहाँ साइटोक्रोम BF से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है प्लास्टोसाइनिन लेकर आएगा और वो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को
फिलअप कर देगा। तो ये P700 का जो पॉजिटिव आयन बना है ये दोबारा से P700 के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहाँ आ गया, फेरेडॉक्सिन के पास आ गया। फेरेडॉक्सिन उसको लेकर आएगा NADP रिडक्टेज में। NADP रिडक्टेज में क्या होगा, अब देखें NADP है ना, NADP को कन्वर्ट होना है NADPH2 में। NADPH2 में कन्वर्ट होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आ गया, प्रोटॉन कहाँ से आएगा, प्रोटॉन उसके पास आता है स्ट्रोमा में से, राइट। प्रोटॉन उसके पास आएगा स्ट्रोमा में से। बट थिंग इज दैट मैंने अभी बताया कि जब वाटर स्प्लिट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ आगे चला जाएगा, प्रोटॉन यहीं ल्यूमेन में रह जाएगा। नाउ अगर प्रोटॉन ल्यूमेन में ही रह जाता है तो NADP रिडक्टेज के पास स्ट्रोमा में से कैसे प्रोटॉन आता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा कि ATP की सिंथेसिस से मिलेगा। नाउ अब अभी तक हम ये समझते हैं कि NADP के पास जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहां से आया, वो इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग से आया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन उसको स्ट्रोमा से मिल गया, NADP कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में हमें NADPH2 मिलेगा और ATP मिलेगा। NADPH2 तो हमें मिल गया, ATP कैसे मिलेगा। ATP के मिलने के हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन एलिवेट कर गया। इलेक्ट्रॉन कब एलिवेट करेगा, जब वो एनर्जी को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके एलिवेट कर जाएगा। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन एलिवेट करके प्लास्टोक्विनोन में, साइटोक्रोम BF में, प्लास्टोसाइनिन में, ये देखें हायर लेवल से अब लोअर लेवल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी उन मॉलिक्यूल्स के पास आ रहे हैं जिनकी एनर्जी कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पर आएगा तो वो क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी गेन करेगा ADP और ADP इसको गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, सही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग है, अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, इलेक्ट्रॉन एक बार आ गया दोबारा रिटर्न नहीं जा सकता, राइट। इलेक्ट्रॉन जब एक बार प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में आ गया तो यहाँ से दोबारा वापस नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है, इस तरह की ATP की फॉर्मेशन कहलाती है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक मींस इलेक्ट्रॉन का रिटर्न दोबारा नहीं होगा, तो ये कहलाएगा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नाउ हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होती है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन किस तरीके से होती है ये हम समझते हैं। लेकिन होगा ये कि अब यहाँ से जो ATP मिल रही है ना, वो उतनी ज्यादा वो ATP की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाती। तो होता ये है कि NADPH2 तो हमारे पास बनता जाएगा, लेकिन ATP की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। ATP कम है, NADPH2 ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो NADP सिंथेटेज है, जब NADPH2 ज्यादा होगा तो वो मजीद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए NADPH2 बनता जा रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा। क्यों कंज्यूम नहीं हो रहा, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी उसको और नहीं मिल पा रही। तो क्या होगा, NADPH2 की कंसेंट्रेशन स्ट्रोमा में बढ़ती जाएगी और जिसकी वजह से NADP रिडक्टेज मजीद NADPH2 को फॉर्म करना बंद कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर से यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि NADP रिडक्टेज काम नहीं कर रहा। तो फेरेडॉक्सिन उसको NADP रिडक्टेज में ले जाने की जगह साइटोक्रोम में दोबारा वापस ले जाएगा। साइटोक्रोम में दोबारा वापस लेके जाएगा, फिर साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम 1, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर। तो ये एक साइकिल बन गई। तो इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे जो ATP बनेगा वो क्या रहेगा, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो हमारे पास 2 मेथड हमने पढ़ लिए, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कैसे होगी और फिर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन किस तरीके से होगी ना। अब हमने देखना है जो तीसरा मेथड है और तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे मैंने बताया था कि प्रोटॉन स्ट्रोमा पे कैसे आया था। ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहीं से मिलेगा ना। हमें इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। देखिए होगा क्या, जब वाटर स्प्लिट कर रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो चला गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ती जाएगी। जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ती जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोटॉन बाहर की तरफ निकलेगा। प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, मेम्ब्रेन से प्रोटॉन का निकलना पॉसिबल नहीं होता। मेम्ब्रेन से प्रोटॉन का निकलना पॉसिबल नहीं होगा, तो प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए एक चैनल मौजूद होगा, दैट चैनल इज कॉल्ड एटीपी सिंथेटेस। नाउ एटीपी सिंथेटेस, देखिए अब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन अंदर बहुत बढ़ गई है, प्रोटॉन को बाहर जाना ही जाना है, तो मेम्ब्रेन से नहीं जा पा रहा, तो प्रोटॉन मजबूरन कहां से जाएगा, एटीपी सिंथेटेस से जाएगा। एटीपी सिंथेटेस से जब प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता हुआ जाएगा, राइट, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता हुआ जाएगा। तो उस एनर्जी को एटीपी सिंथेटेस यूज करेगा और एटीपी फॉर्म करेगा, राइट। तो एटीपी फॉर्मेशन होगी, कैसे होगी, 3 प्रोटॉन यहां से निकलेंगे तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, राइट। 3 प्रोटॉन निकलेंगे, एक एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो अब इससे हो क्या रहा है, अब ये देखें, ये जो प्रोटॉन अंदर था वो कहाँ निकल गया, स्ट्रोमा में निकल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इस NADP रिडक्टेज के पास स्ट्रोमा पे कैसे प्रोटॉन आया, वो इस तरीके से आया। जो यहाँ से प्रोटॉन निकला था, इसी प्रोटॉन को NADP रिडक्टेज यूज करेगा और NADPH2 की सिंथेसिस करेगा ना। अब ये जो ATP की सिंथेसिस हो रही है ना, ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो प्रोटॉन है थाइलाकॉइड ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जा रहा है, तो ये ऑस्मोसिस कहलाती है कीमोऑस्मोसिस। क्योंकि इस कीमोऑस्मोसिस की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो ये फॉस्फोराइलेशन कहलाता है कीमोऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। नाउ हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन में हमें NADPH2 चाहिए था, मिल गया, ATP चाहिए था, ये भी मिल गया। तो फाइनली अब हमारा जो लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब ATP और NADPH2 डार्क रिएक्शन में जाएंगे और यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई, लाइट रिएक्शन यहाँ पर हमारा एंड हो गया। अब होपफुली अब हम डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो होपफुली आपको जो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, लाइट रिएक्शन पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आ गया और हमारी वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके वो दोस्त जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता था वो ये वीडियो को देखें और इनको समझ सकें। तो अब अपना भी फायदा कर लिया, तो आप अपने दोस्तों को भी फायदा करवाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।